सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसके पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो सबसे पहले हम जानेंगे खनिज होता क्या है। तो देखिए, खनिज से तात्पर्य प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ से हैं जिसका निश्चित रासायनिक, भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन हो। इनको खनन, उत्खनन एवं प्रवेधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। साथ ही इन सभी का आर्थिक महत्व भी होता है। तो पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर पाए जाने वाले कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका अपना एक अलग ही गुण होता है और अपना एक महत्व होता है। और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? तो इसे खनन करके प्राप्त किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ इसका आर्थिक महत्व भी होता है, अर्थात इनसे धन की प्राप्ति भी होती है। इन्हें बेच करके धन कमाया जा सकता है। उसके बाद आगे है खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में 100 से अधिक प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो यहाँ पे है क्षयशील, अर्थात समाप्त होने वाला संसाधन है। समाप्त, जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है, अर्थात हम इसे फिर से नहीं बना सकते। ये प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है या फिर उसके अंदर, जिसे हम खनन करके निकालते हैं। और हमारे देश में 100 से अधिक प्रकार के खनिज मिलते हैं। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र जो है वो प्रायद्वीपीय भारत है। यही कारण है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु खनिज संसाधन की दृष्टि से देश के महत्वपूर्ण राज्य हैं। उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदानी भूभाग आर्थिक दृष्टि से उपयोगी खनिज से विहीन है। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक खनिज मिलता है। ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र। और इसी कारण जो प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र में आता है, जो राज्य, उसमें अधिक खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, जिनमें झारखंड आ गया, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर इधर मध्य प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा, फिर कर्नाटक, यहाँ गुजरात, ये वाला क्षेत्र, और यहाँ पे तमिलनाडु। तो इन क्षेत्रों में खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब आगे है खनिजों का वर्गीकरण। तो देखिए, इन क्षेत्रों में प्रायद्वीपीय भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, लेकिन जो उत्तरी भारत का मैदान है, यहाँ पे खनिज नहीं पाए जाते हैं। खनिज नहीं पाए जाते। तो आगे हम देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। तो खनिजों को सामान्य और वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। तो देखिए, खनिज को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा होती है, जिससे ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो लोहा और दूसरा अलौह। जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे अलौह खनिज, और जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है उसे लौह खनिज कहा जाता है। जैसे लौह खनिज में आ गया लोहा और मैग्नीज, और अलौह में आ गया तांबा और बॉक्साइट। और लौह खनिज में और एक गुण होता है, अगर इसे आप चुंबक से चिपकाना चाहेंगे, अर्थात ये चुंबक के आकर्षण गुण रखते हैं, लेकिन इसमें इसके ऑपोजिट हो जाता है। अलौह में कोई भी चुंबकीय आकर्षण नहीं देखने को मिलेगा। तो अलौह में हो गया तांबा, बॉक्साइट, और भी हो जाएगा इसमें सोना, चांदी, Au और Ag। और खनिज का जो दूसरा प्रकार है ये है अधात्विक खनिज, जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। इसमें कौन कौन से खनिज हैं? इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला ईंधन खनिज और दूसरा अन्य अधात्विक खनिज। तो ईंधन खनिज में क्या क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस। और अन्य अधात्विक खनिज में माइका, चूना पत्थर। ये माइका का मतलब हो गया अभ्रक, जो कि झारखंड के कोडरमा में इसका विस्तृत भंडार है। तो माइका, फिर चूना पत्थर और ग्रेफाइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं धात्विक खनिज को। तो ये हो गया हमारा धात्विक खनिज। वे खनिज अयस्क जिनमें धातुएं होती हैं धात्विक खनिज कहलाते हैं। तो जिसमें धातु की मात्रा होती है वे धात्विक खनिज कहलाते हैं। धातु के स्रोत धात्विक खनिज हैं।
लोह अयस्क, तांबा, सोना आदि को धात्विक खनिज माना जाता है। तो यहाँ पे वही सब लिखा है जो मैंने यहाँ पे ऊपर में बताया। तो धात्विक खनिज में देखिए क्या क्या आ गया, तांबा, सोना, लोहा अयस्क और मैग्नीज, बॉक्साइट इत्यादि, अर्थात लोह वाला और अलोह वाला। तो धात्विक खनिजों को लोह एवं अलोह धात्विक श्रेणी में बांटा जाता है, लोहा में और अलोहा में। वे सभी खनिज जिनमें लोह अंश पाया जाता है, लोहा का अंश पाया जाता है, लोह धात्विक खनिज कहलाते हैं, और जिनमें लोह अंश नहीं पाया जाता है वे अलोह धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे कि तांबा, बॉक्साइट। उसके बाद नेक्स्ट है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज किन्हें कहा जाता है, तो जिनकी उत्पत्ति कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, अर्थात अधात्विक खनिज कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, इन्हें खनिज ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों से प्राप्त होने वाले खनिज, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम इत्यादि। तो देखिए कोयला का निर्माण कैसे हुआ है, जब करोड़ों लाखों वर्षों पहले किसी स्थान पर बड़ी संख्या में जीवों और वनस्पतियों का किसी क्रिया के फलस्वरूप भूमि के अंदर दबना, वो भी गहरे दाब और प्रेशर से, गहरे दाब और ताप, प्रेशर तो दाब ही हो गया, गहरे ताप एवं दाब के कारण कोयले का निर्माण हुआ है, और इसी प्रकार पेट्रोलियम का भी निर्माण हुआ है। उसके बाद आगे हैं अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे कि अभ्रक, चूना पत्थर तथा ग्रेफाइट। तो जो जीवाश्म ईंधन या फिर जीवाश्म खनिज है जिसमें जीव का अंश पाया जाता है, इसे ही जीवाश्म कहा जाता है। तो इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसे कार्बनिक खनिज कहा जाता है या फिर कार्बनिक कहा जाता है। और कुछ ऐसे खनिज जो जिसमें कि कार्बन नहीं पाया जाता है, कार्बन की मात्रा नहीं होती है, उन्हें अकार्बनिक कहा जाता है, जैसे कि चूना पत्थर, अभ्रक और ग्रेफाइट। फिर आगे है भारत में खनिजों का वितरण। भारत में खनिजों का वितरण। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदी की घाटियों में पाया जाता है। तो मैंने पहले भी बताया कि अधिकांश जो खनिज है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में, और इन्हीं क्षेत्रों में दामोदर, सोन और महानदी तथा गोदावरी नदी की घाटियाँ पाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो कोयला है ये इन्हीं क्षेत्रों में मिलता है। उसके बाद अगला है पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार। ये कहाँ कहाँ मिले हैं, तो असम, गुजरात, मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नए आरक्षित क्षेत्र में कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों को शामिल किया गया है। तो यहाँ देखिए ये हो गया असम। तो असम के डिगबोई में यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार हैं, और वो यहाँ गुजरात में भी, और यहाँ पे मुंबई हाई में, महाराष्ट्र का ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे मुंबई है और यहाँ पे कुछ दूर ये मुंबई हाई है। तो यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। और ये वाला पूरा क्षेत्र ये इस प्रकार से ये पठारी क्षेत्र हो गया, प्रायद्वीपीय पठार, और इन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में कुछ खनिज की विस्तृत पट्टियां हैं, जिनमें से पहला है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। यह पट्टी छोटा नागपुर, ओडिशा के पठार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में विस्तारित है। इस क्षेत्र में लौह एवं इस्पात उद्योग की अवस्थिति अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध है, जैसे कि लोह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट व अभ्रक आदि। तो देखिए खनिज की पट्टियों को जो है कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश पहला है। तो इस क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो देखिए ये हो गया हमारा भारत। मैं मैप में ही दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा भारत। तो देखिए उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में ये वाला जो क्षेत्र है ये है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। तो यहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो देखिए
लौह अयस्क, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे लौह अयस्क का भंडार मिलता है, जो झारखंड के यहाँ पे दक्षिण में स्थित है। सिंघुमला पट्टी, उसके बाद कोयला, इस क्षेत्र में कोयला भी पाया जाता है, और मैग्नीज और बॉक्साइट, मैग्नीज और बॉक्साइट, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे अभ्रक भी पाया जाता है, अभ्रक जिसे माइका भी कहा जाता है। और हमारे झारखंड में जो अभ्रक पाया जाता है उसे रूबी अभ्रक कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे आपको सारा कुछ दिया हुआ है कि कौन कौन सा खनिज कहाँ पे मिलता है। तो देखिए इस प्रकार का जो चिन्ह है यहाँ पे लीड और जिंक पाया जाता है। तो देखिए इस प्रकार का कहाँ कहाँ है, ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, गुजरात भी। तो ये जो PDF है मैं आपको जिसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें ये वाला फिगर ऐड कर दी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा खनिज कहाँ पे है। तो यहाँ देखिए ये हो गया उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। अब हम आगे देखते हैं दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश। तो यह पट्टी कर्नाटक, गोवा तथा संस्पर्शी तमिलनाडु, उच्च भूमि और केरल तक विस्तृत है। यह पट्टी लौह धातुओं तथा बॉक्साइट में समृद्ध है। इसमें उच्च कोटि का लौह अयस्क, मैग्नीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन कौन से राज्य में पड़ता है, तो ये कर्नाटक, गोवा तथा तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र और केरल तक इसका क्षेत्र विस्तृत है। और इन क्षेत्रों में जो खनिज पाए जाते हैं उनमें लौह धातु और बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और इसमें उच्च कोटि का लोहा, मैग्नीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है। तो यहाँ पे कोयला नहीं पाया जाता है। इस पट्टी के खनिज निक्षेप उत्तर पूर्वी पट्टी की भांति विविधतापूर्ण नहीं है, अर्थात यहाँ पे अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के खनिज नहीं पाए जाते हैं। और केरल में मोनोजाइट तथा थोरियम और बॉक्साइट क्ले के निक्षेप हैं। गोवा में लौह अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो ये केरल हो जाएगा। हमारे भारत के केरल में सबसे ज़्यादा थोरियम का भंडार है। और थोरियम का जो अयस्क है ये है मोनोजाइट। तो इससे कैसे याद रखेंगे कि थोरियम का जो अयस्क है ये मोनोजाइट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में काफ़ी बार। तो देखिए यहाँ पे थोरियम के लास्ट में म है, म से याद कीजिए मोनोजाइट, थोरियम म से मोनोजाइट। तो थोरियम का जो अयस्क है ये मोनोजाइट है। और इसे आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। वैसे JPSC में तो केमिस्ट्री से नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, पर बाकी एग्जाम आप जब देंगे तो उसके लिए ये फायदेमंद होगा। तो आगे है गोवा में लौह अयस्क निक्षेप पाया जाता है। तो गोवा में जो है ये लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है। और केरल में मोनोजाइट, ये वाला आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे का जो पट्टी है ये है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग में पर विस्तृत है। और यहाँ के प्रमुख खनिज धारवाड़ क्रम की सेलों से संबंध है, जिनमें तांबा, जिंक आदि सम्मिलित है। तो इस पट्टी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो देखिए राजस्थान बलवा पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों में समृद्ध है। और यहाँ मुल्तानी मिट्टी के भी निक्षेप पाए जाते हैं। डोलोमाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। गुजरात अपने पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए जाना जाता है। गुजरात व राजस्थान दोनों स्थानों पर नमक के निक्षेप मिलते हैं। तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये वाला क्षेत्र यहाँ पे राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्र आते हैं। ये वाला क्षेत्र हो गया पूरा उत्तर पश्चिमी प्रदेश। और इसमें से गुजरात में पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। और राजस्थान में संगमरमर, जिप्सम, बलवा पत्थर, फिर चूना पत्थर और जो डोलोमाइट है ये विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। डोलोमाइट
ये राजस्थान में पाए जाते हैं, इस वाले इलाके में। और साथ ही साथ यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी के भी निक्षेप पाए जाते हैं। मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। उसके बाद आगे है हिमालय पट्टी, एक अन्य खनिज पट्टी है जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा रंग रत्न पाई जाती हैं। ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में पाए जाते हैं। तो हिमालयी पट्टी का जो खनिज क्षेत्र है, यहाँ पे तांबा, सीसा, जस्ता और कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद आगे है असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप हैं। इसके अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन मुंबई के निकट अपतटीय क्षेत्र जो कि मुंबई हाई है, यहाँ पाए जाते हैं। तो असम हो गया ये वाला क्षेत्र, और मुंबई हाई तथा गुजरात, यहाँ पे खनिज तेल अर्थात पेट्रोलियम पाए जाते हैं। उसके बाद अगला है धातु खनिज। धातु खनिज, तो धातु खनिज में क्या क्या है? लौह खनिज। तो देखते हैं पहले हम लौह खनिज। तो लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। अर्थात भारत को जितना भी धात्विक खनिजों की आवश्यकता होती है उसे तो ये अपने पास रख लेता है, लेकिन और बाकी जो बचता है उसे निर्यात करता है। और यह जो निर्यात होता है ये एक बहुत ही बड़ा मात्रा में ही निर्यात करता है भारत दूसरे देशों को। और जितने भी उद्योग हैं उनमें इन खनिजों की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। उन्हीं के कारण उद्योगों का आधार बनता है। अर्थात बहुत सारे ऐसे मशीनें हैं जो कि लौह खनिज से ही बनती हैं। तो देखिए लौह खनिज में कौन कौन से खनिज हैं? लौह अयस्क। पहला लौह अयस्क, भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन हैं। यहाँ एशिया के विशालतम लौह अयस्क आरक्षित हैं। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास का आधार है। बिना लोहा के कुछ भी मशीन नहीं बनाए जा सकते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो भी मशीनें हैं या फिर बहुत सारे सामान हैं जिनमें लोहा का उपयोग किया जाता है। लोहा, जैसे कि आप देखते होंगे रेल की पटरियाँ, इनमें भी लोहा होता है। फिर हमारे घर में जो बर्तन यूज किए जाते हैं उनमें भी लोहा यूज किया जाता है। उद्योगों में जितने भी मशीनें बनाए जाते हैं उनमें भी लोहा का यूज किया जाता है। गैस का सिलेंडर हो या चूल्हा, उसमें भी लोहा यूज किया जाता है। तो लौह अयस्क जो है ये एक आधारभूत खनिज है और ये औद्योगिक विकास का आधार है। हमारे देश में इस अयस्क के 2 मुख्य प्रकार पाए जाते हैं जिसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हैं। और इन दोनों प्रकारों में सबसे सर्वोत्तम प्रकार का जो लौह अयस्क है ये मैग्नेटाइट है, जिसमें 70% लोहा का अंश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। तो मैग्नेटाइट जो है ये सर्वोत्तम किस्म का लोहा है और इसमें 70% का लोहा का अंश पाया जाता है। और ये जो हेमेटाइट किस्म का है इसमें लोहा का अंश थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है, ये कुछ 50 से 60% के बीच। उसके बाद अगला है हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है, किंतु इसमें लोहा का जो अंश है वो मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। इसमें लोहांश की मात्रा 50 से 60% तक पाई जाती है। लौह अयस्क के अन्य प्रकारों में लियोनाइट एवं सिडेराइट प्रमुख है। तो लौह अयस्क का जो अयस्क हो गया वो 4 प्रकार का है। पहला हेमेटाइट, फिर मैग्नेटाइट, लियोनाइट और सिडेराइट, जिसमें से मैग्नेटाइट जो है ये सर्वोत्तम किस्म का है। और हमारे भारत में सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट पाया जाता है। मैग्नेटाइट ये कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि ये सर्वोत्तम किस्म का लोहा है अर्थात लौह अयस्क है। अब आगे है मैग्नीज। तो मैग्नीज के बारे में देखते हैं और ये भी लौह खनिज है। तो लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण में भी किया जाता है। मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है, हालांकि मुख्य रूप से यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो हमारा जो झारखंड है
कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है और कर्नाटक, ये हो गया भारत, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ भी ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में मैग्नीज का भंडार है और हमारे झारखंड और यहाँ पे उड़ीसा है इसी से सटा हुआ, तो इन क्षेत्रों में मैग्नीज का भंडार पाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, दवाएं एवं पेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो मैग्नीज का प्रयोग इन क्षेत्रों में किया जाता है, पेंट बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक बनाने में। उसके बाद आगे है मैग्नीज के मुख्य निक्षेप निम्नलिखित स्थानों पर हैं। ओडिशा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। ये आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो मैग्नीज उत्पादन होता है ये ओडिशा में होता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ जिलों तक विस्तृत है। यहाँ पे सारा एक ही साथ हो गया है। यहाँ पे कर्नाटक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ, बालाघाट और छिंदवाड़ा तथा झाबुआ जिले में मैग्नीज का विस्तृत भंडार है। तेलंगाना, गोवा तथा झारखंड मैग्नीज के अन्य गौण उत्पादक हैं। मैग्नीज के 5 प्रमुख उत्पादक राज्य में पहला हो गया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक है। लेकिन आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये ओडिशा में होता है। उसके बाद है अलौह खनिज। अलौह खनिज देखते हैं हम। भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमारे भारत में जो अलौह खनिजों का उत्पादन किया जाता है वो उतने अधिक मात्रा में नहीं किया जाता है, अर्थात ये संतोषजनक नहीं है। लेकिन कुछ जो खनिज है जिनमें बॉक्साइट, तांबा, सीसा और सोना आते हैं वो कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहला है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम की विनिर्माण में किया जाता है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या हो गया, बॉक्साइट। बॉक्साइट तो बॉक्साइट जो है ये कुछ लाल प्रकार की मिट्टी में से निकाले जाते हैं। ये इस प्रकार से लाल प्रकार की मिट्टी होती है। इस मिट्टी बहुत ही ज़्यादा साफ करके बॉक्साइट निकाला जाता है और इसी से एल्युमिनियम बनता है। बॉक्साइट के प्रमुख अयस्क बोहेमाइट एवं गिब्साइट है। ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कालाहांडी तथा संबलपुर बॉक्साइट के अग्रणी उत्पादक हैं। ये कालाहांडी और संबलपुर ये ओडिशा में ही स्थित है और ओडिशा जो है ये बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का। और झारखंड में देखा जाए तो लोहरदगा सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है झारखंड में। और यहाँ पे क्या लिखा है, झारखंड में लोहरदगा जिले के पार्टलैंड्स अर्थात पाट क्षेत्र में इसके समृद्ध निक्षेप हैं। पार्टलैंड्स पठार की एक प्रवृत्ति है, इसे उप पठार की संज्ञा भी दी जाती है। पार्टलैंड्स अर्थात वही पाट क्षेत्र हो गया, सपाट भूमि या समतल भूमि। गुजरात के भावनगर एवं जामनगर में इसके प्रमुख निक्षेप हैं। तो जो बॉक्साइट है ये गुजरात के भावनगर और जामनगर में भी ये पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट निक्षेप के भंडार अमरकंटक पठार में पाए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर तथा बालाघाट इसके महत्वपूर्ण निक्षेप हैं। आपको इतना नहीं देखना है, आपको ये याद रखना है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड इनमें बॉक्साइट पाया जाता है। झारखंड और सबसे ज़्यादा जो है ये उड़ीसा में इसका उत्पादन होता है बॉक्साइट का। बस इतना ही देखना, बाकी ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है अगला तांबा। भारत में तांबे का भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से कम है। तो तांबा जो है इसका उत्पादन और भंडारण ये भारत में कम होता है। उत्पादन ये कम होता है और भंडार इसका कम ही है। और तांबा जो है ये काफ़ी ज़्यादा आघातवर्धक, तन्य, सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग और ताप मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। तो आघातवर्धक का अर्थात क्या हो गया,
कि किसी चीज़ को पीटने पर वो पतली चादर के समान फैल जाती है। किसी पतली या फिर थोड़ी सी चीज़ को पीट पीट के इतना बड़ा कर दिया जा सकता है कि एक चादर जैसी वो दिखने लगती है, पतली चादर जैसी, तो उसे ही आघातवर्धक का गुण कहा जाता है, मेलेबल। और तन्य होता है कि धातु की थोड़ी सी ही मात्रा को खींचकर इतना लंबा कर दिया जाता है कि ये पतली तार जैसी दिखने लगती है, तो इसे ही तन्य कहा जाता है। और ये सुचालक भी है। और इन्हीं सब कारणों के कारण तांबा का उपयोग जो है ये बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसे स्वर्ण के साथ मिलाया जाता है। तो सोना जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गीला टाइप का होता है, तो उसे ही थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए तांबा उसमें मिलाया जाता है। जो हम आभूषण पहनते हैं वो प्योर सोना नहीं होता है, उसमें तांबा भी मिला हुआ होता है। तांबे के मुख्य अयस्कों में चाल्कोबाराइट, बोरनाइट, चैल्कासाइट, क्यूप्राइट, मेलासाइट एवं एजुराइट है। ये आपके प्री के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जेपीएससी प्री के लिए, बाकी एग्जाम के लिए आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे है झारखंड के पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम जिले भी तांबे के मुख्य उत्पादक हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी की खान एवं अलवर जिला भी मुख्य उत्पादक है। तो इसे आप याद रखेंगे कि झारखंड के पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम जिला में तांबा का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है और राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी की खान है और अलवर जिला भी ये तांबा का उत्पादन करता है। तो सर्वाधिक जो तांबा का उत्पादन होता है ये राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिला में किया जाता है। और आपसे झुंझुनू ना पूछकर यहाँ पे खेतड़ी की खान भी पूछ सकता है, ऑप्शन में झुंझुनू नहीं देगा। उसके बाद आगे है तांबा के गौण उत्पादक में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला का अग्निगुंडाला, कर्नाटक के चित्रदुर्ग एवं हासन जिले और तमिलनाडु का दक्षिण आर्काट जिला मुख्य है। ये सब आपको याद नहीं रखना है। उसके बाद आगे है अन्य अलौह खनिज। अन्य अलौह खनिज निम्नलिखित है, जिसमें सोना है। पहला, सोना भारत में सोने के निक्षेप, यहाँ पे डैश होगा। पहला है सोना, तो भारत में सोने के निक्षेप बहुत कम है। सोने का उत्पादन कर्नाटक राज्य में कोलार तथा हट्टी की खानों से होता है। कोलार की खानें संसार की सबसे बड़ी गहरी खान है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की खानों से भी सोने का खनन किया जा रहा है। सोने के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक तथा झारखंड है। तो देखिए, सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो किया जाता है ये कर्नाटक में किया जाता है और भारत में सोने का जो भंडार है वो काफ़ी कम है और इनमें भी सर्वाधिक मात्रा में जो सोने का उत्पादन किया जाता है ये कर्नाटक में किया जाता है। और कर्नाटक में भी कहाँ, कोलार और हट्टी की खान में, हट्टी की खानों में। आपने केजीएफ सुना ही होगा, केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, तो इन्हीं क्षेत्रों में सोने का उत्पादन किया जाता है। और झारखंड के कुंदेर कोचा, जेपीएससी में ये पूछा भी गया था कि कुंदेर कोचा किस जिले में है, तो ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। आगे चांदी, यहाँ डैश हो जाएगा। चांदी की प्राप्ति राजस्थान के उदयपुर में स्थित जावर की खान से तथा भीलवाड़ा जिले में अंगुचा रामपुरा से होती है। अन्य चांदी उत्पादक क्षेत्रों में टुंडू सिंहभूम, संथाल परगना, कोलार व हट्टी एवं रामगिरी अनंतपुर सम्मिलित है। चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान और कर्नाटक है। आपको ये याद रखना है कि चांदी का जो उत्पादक प्रमुख है वो राजस्थान है और झारखंड का ये संथाल परगना क्षेत्र है। इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है, प्री के लिए इतना काफ़ी है। और राजस्थान में ये जावर की खानों से प्राप्त होता है चांदी, जावर की खान, ये आप देख लेंगे। उसके बाद अगला है लेड और जिंक। राजस्थान लेड अर्थात सीसा पीबी और जिंक जस्ता उत्पन्न करने में अग्रणी राज्य है। टीन मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि टीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो ये छत्तीसगढ़ करता है।
और सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है क्योंकि ये अलग अलग स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। ये जहाँ भी पाया जाएगा ये दोनों एक ही साथ पाया जाएगा, इसी कारण इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। और अगला जो है टीन, इसका जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें ही है और सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। अब अगला है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, भारत में उत्पादित अधात्विक खनिजों में अभ्रक महत्वपूर्ण है। स्थानीय खपत के लिए उत्पन्न किए जा रहे अन्य खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट और फास्फेट हैं। तो अधात्विक खनिजों में अभ्रक हो गया, चूना पत्थर, डोलोमाइट और फास्फेट। तो अभ्रक को देखते हैं पहले। अभ्रक या फिर माइका एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा अस्तर क्रम में पाया जाता है। इनकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में ही समाहित हो सकती है। अभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग की हो सकती है। तो आपने अभ्रक को देखा ही होगा, ये कुछ इस प्रकार से होता है, किसी भी आकार में हो सकता है, बड़े बड़े आकार में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। गोल होता है शायद, लेकिन जो बालू में इसकी कुछ बहुत मात्रा होती है वो टूटी फूटी होती है। और आपने देखा होगा बालू में ही कि इसमें बहुत सारी परतें होती है। इस प्रकार से आप एक करके हटाएंगे, फिर अगला मिलेगा, फिर हटाएंगे, फिर अगला मिलेगा, इस प्रकार से परत बाय परत होती है। और इसमें इनकी 1000 परतें कुछ ही सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती है। तो ये कुछ ही सेंटीमीटर ऊंचाई में इसकी 1000 परतें हो सकती हैं। इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा परत होगी इसमें। और ये अपारदर्शी होती है, मतलब आर पार इससे देखा जा सकता है। और ये काला भी हो सकता है या फिर हरा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है या फिर सफ़ेद भी हो सकता है। और जो हमारे झारखंड में पाई जाती है रूबी अभ्रक, ये हल्की गुलाबी होती है, गुलाबी। और झारखंड के कोडरमा जिले को, कोडरमा, इसे अभ्रक की राजधानी कहा जाता है या अभ्रक राजधानी, अभ्रक राजधानी कोडरमा को। देखिए आगे है, भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व राजस्थान में पाया जाता है। ये दो राज्य इंपॉर्टेंट है, झारखंड और आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो अभ्रक उत्पादन किया जाता है ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद झारखंड में। अब है चट्टानी खनिज। तो चट्टानों से निकलने वाले खनिजों को चट्टानी खनिज कहा जाता है। तो देखिए पृथ्वी के ऊपरी परत में चट्टानी खनिज पाई जाती है, रॉक मिनरल्स। ये बालुका तथा पत्थर के रूप में मौजूद होते हैं। चूना पत्थर एक विशिष्ट खनिज, विशिष्ट चट्टानी खनिज है। पहला है चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो चूना पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है। और ये भी परत बाय परत होती है, अर्थात परतदार चट्टान या फिर अवसादी चट्टान में पाए जाने के कारण ये खुद भी परतदार होती है। उसके बाद है लवण। लवण एक अन्य महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग रसायन उद्योग में किया जाता है। रसायन उद्योग में इसका उपयोग होता है। सोडियम क्लोराइड, जिसे सामान्य लवण कहा जाता है, NaCl, खाने वाला नमक होता है। तो NaCl जो है जिसका प्रयोग हम खाने वाले नमक के रूप में करते हैं। उसके बाद है लवण के प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान है। और राजस्थान का जो सांभर झील है, सांभर झील, यहाँ पे नमक का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है ऊर्जा के स्रोत, और ये है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, जल विद्युत और ताप विद्युत दोनों ही सम्मिलित है। परंपरागत स्रोत समाप्य संसाधन है, अर्थात ये समाप्त होने वाले हैं, इसका फिर से निर्माण नहीं किया जा सकता है, निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर आप इन्हें निर्माण भी करेंगे तो इसके लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे और ये खुद आप नहीं कर सकते हैं। इसे हम अनवीकरणीय संसाधन भी बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन, जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। इन्हें ही परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहा जाता है।
तो पहला हो गया कोयला, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है और ये जीव के अंश से बना है, जिसके कारण इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तो कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। ये देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। तो भारत में जो कोयला है ये अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है और भारत की जो ऊर्जा की आवश्यकता है ये कोयला ही पूरी करता है। जो बिजली का निर्माण है ये भी कोयला से ही होता है। आपने सुना होगा या फिर देखा होगा, जो पहले रेलगाड़ियाँ चलती थी वो भी कोयले से ही चलती थी। और बहुत सारे उद्योगों में भी कोयला का ही प्रयोग किया जाता है ऊर्जा के लिए। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। तो पहले मैं बता देती हूँ कि कोयले के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। अगला जो है ये पीट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं, जिसमें से सबसे जो सर्वोत्तम कोयला कहा जाता है ये एंथ्रेसाइट को कहा जाता है और भारत में इसकी काफ़ी कम मात्रा पाई जाती है और इसकी जो थोड़ी सी बहुत मात्रा पाई जाती है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक कार्बन होता है इसमें। और हमारे भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो कोयला पाई जाती है ये बिटुमिनस कोयला ही पाई जाती है और हम जो घरों में प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में वो भी बिटुमिनस कोयला का ही प्रयोग करते हैं। और सबसे ख़राब कोयला जो होती है ये पीट कोयला को माना जाता है। ये एकदम पत्थर टाइप का होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा धुआं निकलता है और इसमें ऊष्मा जो है ये बहुत ही कम मिलता है इससे। अर्थात जितनी ऊर्जा एंथ्रेसाइट कोयला आपको हाफ kg में दे सकती है उतनी ऊर्जा आपको पीट कोयला नहीं दे सकती। इसके लिए आप 10 kg भी लगा देंगे तो शायद इतनी ऊर्जा आपको मिलेगी जितनी कि एंथ्रेसाइट हाफ kg में दे सकते हैं। अब आगे है लिग्नाइट। एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। यह मुलायम होने के कारण अधिक नमी युक्त होता है। तो जो भूरा कोयला है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है और ये नमी युक्त होता है और इसमें कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट के मुकाबले कम पाई जाती है, 50 से 60% के बीच। उसके बाद आगे है दलदलों में क्षय होते पादों से पीट कोयला उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। तो ये सब मैंने बता दिया। उसके बाद आगे है भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है ये दामोदर घाटी में स्थित है। यह झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है और इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और करणपुरा है। तो कोयला का जो निक्षेप होता है ये सर्वाधिक गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो कोयला पाया जाता है वो देखिए ये हो गया झारखंड, इस प्रकार से ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये हो गया दामोदर घाटी क्षेत्र और यहीं पे गोंडवाना क्रम की कोयला पाई जाती है। और झारखंड जो है ये कोयला भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है पूरे भारत में। प्रथम स्थान में ये भंडार की दृष्टि से है झारखंड में सर्वाधिक भंडार में कोयला है। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज आता है और रानीगंज कहाँ है तो ये पश्चिम बंगाल में है। कोयले से संबद्ध अन्य घाटियाँ जो है ये गोदावरी, महानदी तथा सोन है। तो इन क्षेत्रों में भी कोयला पाया जाता है, गोदावरी नदी घाटी, महानदी और सोन नदी घाटी में। अन्य महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोयला क्षेत्र का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी आता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचर, रामपुर, फिर महाराष्ट्र में चंद्रपुर, वर्धा,
काम्पटी, बांदेर, तेलंगाना में सिंगरैनी व आंध्र प्रदेश में पांडुर है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि झारखंड में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है वो झरिया है, उसके बाद रानीगंज है, और यहाँ पे मध्य प्रदेश में सिंगरौली, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंगरौली जो है ये मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे है सिंगरैनी, सिंगरैनी जो कि ये तेलंगाना में है। उसके बाद अगला जो है ये है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम खनिज है। पेट्रोलियम या फिर खनिज तेल, यह मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंतर्दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। अपनी दुर्लभता और विविध उपयोगों के लिए पेट्रोलियम को सोना, तरल सोना या फिर लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। इसके अनेक सह उत्पादक पेट्रो रसायन उद्योगों जैसे उर्वरक, कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहकों, मोम इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक जो उपयोग किया जाता है ऊर्जा के लिए वो कोयले का किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है ये पेट्रोलियम का यूज किया जाता है, पेट्रोलियम। तो देखिए इसमें है पेट्रो और लियम। तो पेट्रो का अर्थ होता है चट्टान, चट्टान, और इलियम, यहाँ पे लिखा है इलियम, इसका अर्थ होता है तेल। और पेट्रोलियम का जो दूसरा नाम है इसे द्रवित सोना, द्रवित सोना या फिर द्रव सोना या कच्चा तेल, कच्चा तेल या फिर धात्विक तेल भी कहा जाता है, धात्विक तेल, धात्विक तेल। और ये एक अशुद्ध पदार्थ है, ये अशुद्ध है, ये प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं पाया जाता है। इसे प्रभाजी आसवन विधि से अलग किया जाता है, आसवन विधि से शुद्ध या फिर अलग किया जाता है, शुद्ध। उसके बाद विभिन्न प्रकार के इससे प्रभाज बनते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल और केरोसिन। उसके बाद इससे जो वेस्ट बचता है, वेस्ट, इससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, जिसमें से यहाँ पे कृत्रिम रबड़, उर्वरक, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन और मोम। और प्लास्टिक भी इसी के वेस्ट से ही बनता है। यहाँ आगे है साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री में प्रक्रमित किए जाते हैं। फिर है तेल अन्वेषण और उत्पादन वर्ष 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। तब तक असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था, लेकिन वर्ष 1956 के बाद परिदृश्य बदल गया। तो सबसे पहले असम में डिगबोई क्षेत्र जो था उसी में इस तेल का उत्पादन किया जाता था, लेकिन 1956 में ONGC का स्थापना किया गया, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जिसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी तेल अन्वेषण का कार्य किया जाने लगा। उसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम के भंडार पाए गए। मुंबई हाई, जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अब तटीय क्षेत्र में पड़ता है, इसको वर्ष 1973 में खोजा गया और वहाँ वर्ष 1976 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो मुंबई हाई, इसे 1973 में ढूंढा गया कि यहाँ पे भी तेल मिलता है, और इसमें जो उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ ये 1976 में, अर्थात 3 साल बाद प्रारंभ हुआ। तेल एवं प्राकृतिक गैस पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के बेसिनों में अन्वेषणात्मक कूपों में पाए जाते हैं। आप इसे याद रखिए कि ये इस 1956 में इसका स्थापना किया गया ONGC का, और सर्वप्रथम असम के डिगबोई में तेल का उत्पादन किया जाता था, और मुंबई हाई जो है यहाँ भी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगला है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। तो जो प्राकृतिक गैस है ये तो पेट्रोलियम के साथ पाई जाएगी या फिर ये स्वतंत्र रूप से भी पाई जाती है।
कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। तो जब इसे जलाया जाता है ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस को, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 का कम उत्पादन करता है, जिसके कारण ये पर्यावरण के लिए स्वच्छ है, अर्थात उसके अनुकूल है पर्यावरण के। इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात गेल की स्थापना की गई है, जिसे 1984 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में स्वीकृत की गई थी। उसके बाद आगे है कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और सन्निध क्षेत्रों को खंबात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से इस प्रकार से गोदावरी नदी और यहाँ से कृष्णा नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है। ये हो गया कृष्णा, यहाँ पे कृष्णा और ये गोदावरी नदी बेसिन क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में भी प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए हैं इन क्षेत्रों में। और ये वाला जो क्षेत्र है ये मुंबई है और यहाँ से 160 किलोमीटर दूर यहाँ पे मुंबई हाई है, जहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगला जो है ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। तो देखिए, देश में जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण ऊर्जा की भी आवश्यकता जो है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर क्षेत्र में ऊर्जा आवश्यक हो गई है, जिसके कारण से कोयला, तेल और गैस, प्राकृतिक गैस, इन पर हमें अत्यधिक निर्भर रहना पड़ रहा है। और ये एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, गैर नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय, जिसका उत्पादन हम फिर से नहीं कर सकते हैं, अर्थात निर्माण फिर से नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से हमें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत ढूंढने पड़े हैं, जिनका हम फिर से निर्माण कर सकते हैं, अर्थात जो नवीकरणीय हो, नवीकरणीय। तो देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में शामिल है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा जैवभार। तो सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है और जब तक सूर्य है तब तक हमें ये ऊर्जा प्राप्त होगी। उसके बाद पवन ऊर्जा, जो कि हमें पवन से अर्थात वायु से प्राप्त होती है। फिर ज्वारीय ऊर्जा, जो कि लहरों से, समुद्र के लहरों से। फिर जैविक ऊर्जा और उसके बाद भूतापीय ऊर्जा। तो इन सभी ऊर्जा के स्रोतों को हम गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं या फिर नवीकरणीय ऊर्जा। तो परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम है। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं। हमारे झारखंड में भी जादूगोड़ा की खानें, जहाँ से यूरेनियम का निक्षेप किया जाता है, यूरेनियम का जादूगोड़ा की खान। और मैंने थोरियम कहाँ बताया, तो केरल में सबसे ज़्यादा थोरियम का जो भंडार है ये केरल में है। तो नाभिकीय ऊर्जा में कौन कौन से खनिज प्रयोग किए जाते हैं, तो ये यूरेनियम और थोरियम। भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंहभूम तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलते हैं। सिंहभूम तांबा पट्टी अर्थात झारखंड का नीचे वाला क्षेत्र, ये इस प्रकार से हो गया झारखंड हमारा। ये सिंहभूम पट्टी क्षेत्र ये वाला, तो यहीं पे हमारा जो जादूगोड़ा की खान है, यहीं से यूरेनियम निकाला जाता है। थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्रों की पुलिन बीच की बालू में मोनोजाइट एवं इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। विश्व के सबसे समृद्ध मोनोजाइट निक्षेप केरल के पालक्काड़ तथा कोलाम जिलों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, ओडिशा के महानदी के नदी डेल्टा में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो थोरियम है केरल में पाया जाता है और केरल में जो पुलिन बीच है उसके बालों में मोनोजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है।
फिर आगे है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी और इसी दिशा में प्रगति वर्ष 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना के बाद हुई। यहाँ पे हो जाएगा 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना हुई, जिसे बाद में वर्ष 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया। उसके बाद आगे है महत्वपूर्ण नाभिकीय व परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं, तो इसे भी देख लेते हैं हम। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा, पहला है तारापुर परमाणु ऊर्जा। ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। और सबसे पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र यही महाराष्ट्र के तारापुर में लगाया गया था। उसके बाद है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये रावतभाटा राजस्थान में स्थित है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है राजस्थान। उसके बाद मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कलपक्कम चेन्नई तमिलनाडु में है। तो जो मद्रास है ये चेन्नई का पुराना नाम है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। फिर कैगा कहाँ है? ये कर्नाटक में स्थित है। कैगा कर्नाटक, क से कैगा, क से कर्नाटक। उसके बाद नरोरा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद काकरापारा जो है ये गुजरात, सूरत गुजरात में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा ये तमिलनाडु में स्थित है। इस इमेज में देखिए, ये वाला इमेज, तो देखिए ये हो गया राजस्थान, और राजस्थान में राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र या फिर रावतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये लगाया गया है। यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। फिर गुजरात में ये हो गया गुजरात, ये वाला जो क्षेत्र ये गुजरात है ये पूरा, और यहाँ पे है काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके बाद महाराष्ट्र, ये हो गया महाराष्ट्र, ये वाला पूरा क्षेत्र ये महाराष्ट्र का है, और यहाँ पे है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर नीचे कर्नाटक है, कर्नाटक में है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके बाद तमिलनाडु में 2 पावर प्लांट है, तो यहाँ पे देखिए कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और एक कलपक्कम, जिसे मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी कहा जाता है। तो एक कलपक्कम और एक कुडनकुलम, तो ये कुछ साउथ इंडिया जैसा ही नाम है, कलपक्कम कुडनकुलम, तो इससे आप तमिलनाडु रिलेट कर सकते हैं। कैगा हो गया कर्नाटक, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापारा न्यूक्लियर प्लांट जो है पावर प्लांट ये गुजरात में, और राजस्थान में और रावतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, और एक राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट, और एक उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला हो गया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, और यहाँ पे है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर, नरोरा ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में। तो देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी अर्थात सोलर एनर्जी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं। भारत के पश्चिमी भागों जिसमें गुजरात, राजस्थान, इनमें सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हैं। तो भारत जो कि है एक उष्णकटिबंधीय देश है। देखिए कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से पार होती है, और ये नीचे भारत के नीचे दक्षिण में यहाँ पे ये हो गया विषुवत रेखा। तो ये कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच वाले जो क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, और इसके ऊपर जो क्षेत्र है ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे हिमालय पर्वत होने के कारण जो भारत का जो क्षेत्र है ये उत्तर के जो ठंडी हवाएं हैं इन्हें आने नहीं देता है भारत में, जिस कारण से ये वाला जो क्षेत्र है भारत का उपोष्ण से ज़्यादा उष्ण जैसा ही होता है। इसी कारण से भारत को एक लगभग कहें तो ये उष्णकटिबंधीय ही क्षेत्र कहा जाता है, जिसके कारण भारत में जो धूप है ये साल के 365 दिनों में से 300 दिन खिलने की संभावना रहती है, जिसके कारण यहाँ पे सौर ऊर्जा के विकास की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। और सौर ऊर्जा को फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। आपने देखा होगा इस प्रकार की कुछ प्लेटें होती हैं, फोटोवोल्टाइक प्लेटें, सौर ऊर्जा जिसे हम लोग सोलर प्लेट कहते हैं।
और इन्हीं के द्वारा जो सूर्य की जो रोशनी होती है उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो विकास की संभावनाएं हैं सौर ऊर्जा की, ये गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी भी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे रेत वाला इलाका है अर्थात मरुस्थल है। तो सबसे ज़्यादा जो विकास की संभावनाएं इन्हीं क्षेत्रों में है सौर ऊर्जा की। उसके बाद अगला है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है। ये पूरी तरीके से पवन से बनाई जाती है पवन या फिर वायु। ये कुछ इस प्रकार की पवन चक्की लगी होती हैं इस प्रकार से, और पवनों के वेग से ये घूमती है और इनसे विद्युत ऊर्जा बनाया जाता है और जिसके कारण ये बिल्कुल ही प्रदूषण मुक्त होती है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालकाय पेटी तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म हैं।